एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 8 की सोशल साइंस का ब्रिज प्रोग्राम का थीम बी का पार्ट 1 होने वाला है ये। एंड इससे पहले एज यू गाइज नो कि हम लोग आपके थीम ए का पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर एंड सॉइल्स एंड पार्ट 2 जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्सेज को कंप्लीट कर लिया है। सारे नोट्स के थ्रू, क्वेश्चन थ्रू से बन सकते हैं, हमने सब कुछ कवर अप करा है। एंड आज की वीडियो में हम लोग करेंगे आपकी थीम बी का टॉपिक नंबर 1 होने वाला है ये, जिसका आज का नाम क्या है, इसका सर्वे ऑफ लोकल हिस्टोरिकल प्लेसेस। ठीक है, तो हिस्टोरिकल प्लेसेस यानी कि कुछ ऐतिहासिक जगह, उसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो चलो अब बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उसको ज्वाइन करके इस प्रॉपर पीडीएफ को डाउनलोड आप लोग कर सकते हो। ठीक है जी, तो चलो समझते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले, क्योंकि हमसे बोला हुआ है लोकल हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में हमको पढ़ना, उसके लिए आपको मैंने बोला हुआ कि हम पढ़ाते किस तरीके से कि जो भी आपके इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर एक लाइन जो यहाँ पे लिखी हुई है उसमें हाईलाइट कर रखे हैं मैंने कुछ चीजें कि हाँ आपको पढ़ाना है क्या, उसके रिगार्डिंग ही मैंने यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर कर रखे। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस देखी है उनको पता है कि मैं किस तरीके से इस वाले ब्रिज प्रोग्राम को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, देखो सबसे पहले हमें पेडागोजी में ये बोला हुआ है कि आपको कैसे पढ़ाना है, तो उसमें हमें ये बताया हुआ है भाई, हमें आप लोगों को मान लो अगर आपके स्कूल के टीचर्स हैं तो वो आपको ना कहीं जो आसपास आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स है वहां लेके जाएंगी, कुछ ऐसी जगहों पे लेके जाएंगे जिनके कल्चर की बहुत इंपॉर्टेंस है, जिनके इतिहास की बहुत इंपॉर्टेंस है। भाई उनका इतिहास बहुत अलग प्रकार का रहा है, बहुत अच्छा रहा है। ऐसी जगहों पे आपके टीचर्स जो आपको लेके जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो जो आपके ग्वालियर फोर्ट दे रखा है, ये वाला आपको, दिस इज ग्वालियर फोर्ट जो कि आपका मध्य प्रदेश में, आपको क्या पता यहाँ पे ले जाए। तो ये कुछ एक्टिविटीज है जो कि आपके खुद के टीचर्स आपको स्कूल वगैरह में करा सकती हैं। बट उससे पहले एक बार पढ़ लो कि आखिर ये सब होता क्या है। अगर हमको बोला हुआ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, उससे पहले आपको पता होना चाहिए, जब भी हम इतिहास के बारे में जानते हैं तो आप दो सोर्सेज होते हैं जिससे हम इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहला सोर्स जिसका नाम होता है वो होता है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, बेसिकली जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, कोई चीज लिखी हुई है उस समय पे कुछ लिखा गया था, आप उसको आज पढ़ रहे हो, वो आपके लिटरेरी सोर्स। मान लो कोई बुक लिखी गई है, मनुस्क्रिप्ट है, कुछ भी है, तो वो आपके क्या है, लिटरेरी सोर्स। लेकिन एक होते हैं आपके, जैसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब क्या होता है, मान लो वहां पे कोई साइट थी, मान लो वहां पे कुछ भी था, वहां पे लोग बाग रहते होंगे, लेकिन एकदम से वो साइट जल गई। जो वहां पे बच गया, जो वहां के रिमेन रह गए, आप वहां पे गए, आपने देखा अच्छा ऐसा कुछ हुआ था यहाँ पे आई थिंक आप जो रिमेन्स है आपने उसको स्टडी करा, आपने उनको पढ़ा, तो वो आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। अगर कोई चीज जल गई, कोई चीज खराब हो गई है, जो भी वहां पे बचा कुछ चीजें हैं, आप वहां पे गए, आपको एक बर्तन मिला, आप उस बर्तन को स्टडी कर रहे हो। आप वहां पे गए, आपको एक आयरन का कुछ वेपन मिला, आप उसको स्टडी कर रहे हो। यानी कि जो आपको वहां पे चीजें मिल रही है, जो टेंजिबल चीजें हैं, कुछ जिनको आप पढ़कर नहीं बल्कि देखकर स्टडी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ये बात बहुत क्लियर समझ में आ गई। तो भाई मैंने लिखा हुआ लिटरेरी सोर्सेज का मतलब है जो लिखा हुआ मटेरियल है, जिसे आप लोग पढ़ रहे हो, फिर जो समय पे लिखा गया था, मनुस्क्रिप्ट हो सकती है या किसी भी कोई चीज लिखी गई, कोई बुक लिखी गई, कोई पैम्पलेट था, कुछ भी था जो समय पे हम लिखा गया, कोई डॉक्यूमेंट, कोई आर्टिकल है, तो वो आपने पढ़ा, उससे आपको वहां के इतिहास के बारे में, वहां के कल्चर के बारे में, कुछ रिचुअल्स परफॉर्म हो रहे होंगे, पूजा पाठ के बारे में, वेदों के बारे में आपको वहां से पता लगा। ठीक है, अच्छा लेकिन बात करूं मैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, तो वो क्या होते हैं भैया कि जो उस समय पे वहां पे लोग करते होंगे, हमें उनके सोसाइटीज के बारे में पता लगा। कुछ वहां पे मान लो कोई साइट थी जो अब खाली हो चुकी है, एक्सकेवेट का मतलब क्या होता है, खाली हो जाना, वो साइट अब खाली हो चुकी है, वहां पे कुछ भी नहीं, आप वहां गए, आपने सर्च करा, तो वो है। इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, जैसे आपकी मनुस्क्रिप्ट होती है, आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। मनुस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि जो मान लो पाम लीफ है, तो जो पाम लीफ पे लिखा गया था, ऐसे बुक बनाते हैं उसके, उसे हम बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट। लेकिन जब इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, भाई बहुत हार्ड सरफेस पे, मेटल का सरफेस है, उस पर गड़वा कर कुछ लिखवाया गया है ना, उसे हम बोलते हैं आपका इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आपने उसको पढ़ा। अच्छा पता आप इस चैप्टर में कॉइन्स के बारे में भी पढ़ोगे कि भाई जो उस समय पे राजा महाराजा होते थे ना, सबके अलग अलग कॉइन होते थे, तो वो कॉइन्स आपने देखा, आपने पढ़ा, अच्छा ये उस टाइम का कॉइन होगा पक्का, क्योंकि इसमें हॉर्स राइडिंग की बात है, इसमें उसकी बात, तो ये पक्का उस समय का कॉइन होगा। तो आप जब उन चीजों को पढ़ रहे हो, दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब अगर हमें बोला गया आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में पढ़ाना है आपको, साइट का मतलब होता है बच्चा लोकेशन बेसिकली। तो आर्कियोलॉजिकल
आर्कियोलॉजिकल साइट्स का मतलब क्या होता है? लोकेशन दैट कंटेन फिजिकल रिमेन्स ऑफ पास्ट ह्यूमन एक्टिविटी। भैया एक ऐसी लोकेशन जिसमें बिल्कुल आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले लोग करते होंगे, लोगों के रिमेन्स हैं, या लोग कुछ एक्टिविटी करते होंगे, रिचुअल्स परफॉर्म करते होंगे, गाना बजाना करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, तो हमें उसके कुछ रिमेन्स मिले हैं, जो चीजें बच गई उस समय पर हमें वो मिली है, और वो हमें प्रोवाइड कर रही है कोई ना कोई इंफॉर्मेशन उस समय की सोसाइटीज के बारे में, उस समय के कल्चर के बारे में। समझ में आ गई वाली बात? तो ये आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जिसे हम लोग ये कह रहे हैं भाई हमें उस समय की इंफॉर्मेशन मिलती है उन चीजों को देखकर, उन चीजों को समझकर। ओके जी। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह लिखे हुए हैं, क्योंकि जैसे आपको यहाँ पे बोला गया कि भाई आपको आपके टीचर जो है किसी ना किसी ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जिनकी अपनी कल्चर की, जिनके हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो एग्जांपल के लिए मान लो मैंने यहाँ पे लिया है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स का, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला। इसमें क्या है ना, इसमें बहुत सारे हिंदू के और जैन टेम्पल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत बड़ा एरिया एक्चुअली, ठीक है, वो यहाँ पे टेम्पल्स और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अच्छा, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां की, तो वहां पर भी है ये टेम्पल काफी फेमस है नगरा स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए। तो मैंने यहाँ पे सिंपली कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, कुछ चीजों के बारे में यहाँ बताया हुआ है आपको। हमने बोला है भाई ये इस टाइम पर पाए गए थे, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं वैसे। अब देखो, क्योंकि हमसे बोला कुछ और साइट्स जिसकी बहुत कल्चर की, जिनकी हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंस हो, तो हमारे यहाँ पे हम ताजमहल को बहुत मानते हैं, हमारे यहाँ पे हम रेड फोर्ट को मानते हैं, हमारे यहाँ पे हम कुतुब मीनार को काफी मानते हैं कि भाई उसके कल्चर की, वहां के उस समय के लोगों की इतिहास का एक प्रतीक है वो, जो हमें बताता है कि भाई रेड फोर्ट पे क्या था, रेड फोर्ट पे क्या चीजें हुई थी, मुगल एम्पायर आके रहते थे, वहां के एम्परर रहते थे, ताजमहल बनवाया था या मुमताज की याद में शाहजहां ने। तो हमें कुछ इतिहास जो है हमारा कनेक्ट होता है उन सब चीजों से, समझ पा रहे हो ना? तो उसको पढ़ना इंटरेस्टिंग भी लगता है और थोड़ा सा अच्छा भी है, चलते कि पता होना चाहिए। उसी की बात करिए, देखो ताजमहल की बात करो, अब जो ताजमहल की या फिर रेड फोर्ट की पिक्चर दिखाने की जरूरत तो नहीं है, दिल्ली निवासियों को तो बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है, ओके। आगरा तो खैर यूपी वालों को भी पता होगा। ओके, हम यहाँ पे कह रहे हैं भाई ताजमहल जो है, आगरा की बात कर रहे हैं, ये यूनेस्को क्या है, हम लोगों ने पहले वाली वीडियोस में पढ़ा हुआ है, क्लास 7th में जो कुछ बुक्स थी उसमें भी है इसके बारे में, दैट इज यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया क्या बोल रही हूं मैं? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं? ये एक्चुअली यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जो कि क्या करती है ना, वर्ल्ड में जहां भी इसको कोई ऐसी लोकेशन दिखती है, कोई ऐसी साइट दिखती है जिसके कल्चर को प्रिजर्व करने की बहुत जरूरत है, जिसकी अपनी अलग ही ऐतिहासिक वैल्यू है, जिसकी कोई साइंटिफिक वैल्यू है, बहुत सुंदर है, इन सब चीजों के बेसिस पर किसी भी जगह को वो ना एक हेरिटेज साइट, यानी कि बहुत प्रिजर्व करने वाली साइट के नाम से डिक्लेयर कर देती है। उसने यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यूनेस्को की जो फुल फॉर्म मैं बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ, दैट इज यूनाइटेड नेशंस। आप इसको ना कैपिटल में लिख देना, यू को एन को, ठीक है, यहाँ पे नहीं करी मैं, तो यूनाइटेड नेशंस, देन आगे यूएनई, ई का मतलब क्या है यहाँ पे? एडुकेशनल, ठीक है, एडुकेशनल साइंटिफिक एंड एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके जी, सॉरी एक सेकंड, सब स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। ओके, ये यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है, समझ में आ गया? तो अभी किस बेसिस पे किसी भी जगह को हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर कर रही है, दैट मींस वहां पे भाई बहुत सुंदर होगी वो जगह, प्रिजर्व करने लायक होगी, साइंटिफिक वैल्यू होगी, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होगी, तो किसी भी जगह को बहुत पूजनीय प्रिजर्विंग साइट, उसको हेरिटेज साइट के नाम पे डिक्लेयर कर देती है। ऐसे ही इसने जो आपका आगरा में ताजमहल है उसको भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के से डिक्लेयर करा हुआ है, जो कि सिंबल है लव का, प्यार का सिंबल है ऑब्वियसली, जो कि मुगल एम्परर थे हमारे शाहजहां, उन्होंने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया। हाँ, एक आप याद रखो, यहाँ पे रेड फोर्ट लिख सकते हो, जो चाहे कुतुब मीनार लिख सकते हो, कुतुब मीनार के बारे में आगे मैंने लिखवा रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन नहीं करा। ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये बताती है हमें हिस्टोरिकल रेजिडेंस, ये क्या है? जहां पे पहले मुगल एम्परर्स रहते थे, ये वो जगह है, उनका रेजिडेंस, उनके रहने की जगह ये है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो आपको बोला हुआ ग्वालियर फोर्ट आपको टीचर्स लेके जाए, मैं आपको यहाँ पे ले गई हूँ पिक्चर्स में, ठीक है, सामने तो कैसे लेके जाऊंगी। तो ग्वालियर फोर्ट जो कि आपका ये रहा, मध्य प्रदेश में है, आपके बुक में भी इसकी पिक्चर दिखा रखी है और क्लियर आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो, ये बहुत ऐसे कम जगहों पर है जहां पर ऐसे ब्राउन के बीच में ना ब्लू की नकाशी कर रखी हो, तो जहां पर ये आपको दिख ना, समझ जाना है कि ये ग्वालियर फोर्ट है, ठीक है जी। चलो देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके आगे क्या बोल रहे हैं, यू मे ऑल्सो टेक चिल्ड्रन फॉर प्रिपेयरिंग ऑडियो वीडियो मटेरियल्स। आप बच्चों को ले जाओ ऐसी जगह पे जहां पे वो कोई चीज सुन सके और देख भी सके, कुछ ऐसी जगह हो, ठीक है।
मान लो आप उन्हें ले जाओ काशी विश्वनाथ टेम्पल, वहां ले जाओ। काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पे? यूपी में वाराणसी में है। काफी बच्चों को ये चीज पता होगी, ठीक है। तो ये वो वाला टेम्पल है। ऑल्सो क्योंकि आपको बोला हुआ है दे में ऑल्सो भी आस्क्ड टू प्रिपेयर अ स्क्रिप्ट गिविंग द डिटेल्स ऑफ द टेम्पल, क्योंकि हमें यहाँ बोला हुआ है भैया हमें काशी विश्वनाथ टेम्पल के ऊपर स्क्रिप्ट प्रिपेयर करनी है, तो जरा उसको यहाँ पे एक बार देख लो। हम बोल रहे हैं भैया स्क्रिप्ट क्या है? काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है हमने बोला वो वाराणसी के सिटी में है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। अब देखो काशी विश्वनाथ टेम्पल आपको पता है कि ये महादेव के लिए, तो महादेव जी के लिए, तो मैंने वहीं यहाँ पे लिखा है कि टेम्पल जो डेडिकेटेड है हमारे शिव जी के लिए, महादेव जी के लिए। एंड द नेम विश्वनाथ, अब देखो काशी, काशी यानी कि भगवान जी जो आपके महादेव, और विश्वनाथ यानी कि पूरे विश्व के, पूरे वर्ल्ड के वो नाथ हैं, भगवान हैं, पूजनीय हैं, तो वही है वो रूलर ऑफ द यूनिवर्स, उनको राज करते हैं। और आपको पता है काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है ये जो 12 हमारे ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक है ये, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है। और गंगा नदी के काफी पास में है ये। तो आपसे एक्चुअली में शायद ये एमसीक्यू पूछ रखा है कि आई थिंक इसी के बारे में है वो, कि कौन सी नदी है जो काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास फ्लो करती है, दैट इज गंगा नदी। कहते हैं लोग जो है बहुत दूर दूर जगहों से, इंडिया से भी, बाहर की कंट्रीज से भी आते हैं यहाँ पे, प्रे करते हैं, और यहाँ पे जो वहां पे गंगा माँ है उनमें डुबकी लगाते हैं। और यहाँ पे गंगा माँ में आपको पता है डुबकी लगाने का, हरिद्वार में डुबकी लगाने का क्या उनका रीजन होता है, क्या उनका मोटिव होता है, कि अगर वो गंगा माँ में डुबकी लगाएंगे तो जो उनके सब पाप हैं, जो उनके सिन है, सिन को हम बोलते हैं पाप, को सब धुल जाएंगे, तो वॉश अवे सिंस। कह रहे देयर स्पेशल प्रेयर्स, आपको पता है वहां पे अलग आरती होती है, गंगा माँ की आरती, काशी आरती जिसे हम बोलते हैं, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी होती है। अभी तक मैंने देखी नहीं है, हरिद्वार की देख रखी है कई बार, लेकिन जो काशी विश्वनाथ के पास जो आरती होती है अभी तक नहीं देखी है। रियली होप एक्चुअली वहां जाना है, वो आरती जरूर देखनी है, सबके लिए कहूंगी जाओ एक बार और उस आरती को देख के आओ, बहुत प्यारी होती है, बहुत सुंदर होती है। हमारा कल्चर इंडिया का बहुत अच्छा है, आप लोगों को पता है ये चीज। तो कह रहे हैं बहुत स्पेशल प्रेयर्स हैं, चांट्स वगैरह वहां पे जो है वो कह रहे हैं जाप होता है, वहां पे काफी आरती होती है, रिलीजियस रिचुअल है वहां पर, वही आग जल रही है बहुत अच्छी खासी, ऐसे देखा वो जो वीडियोस भी आती थी उस टाइम पे ऐसे कि बहुत तूफान आ रहा है, लेकिन तभी आरती जो है उसकी आग जल रही है, लो जल रही है, तो वो किसकी वजह से? शिव जी की वजह से। कहते हैं जब कुछ फेस्टिवल है, मान लो महाशिवरात्रि वगैरह, तो उस टाइम पे तो भाई बहुत भीड़ होती है, बहुत सुंदर तरीके से पूरा का पूरा जो टेम्पल है उसके आसपास का एरिया है बहुत सुंदर यहाँ पे डेकोरेटेड भी होता है। तो ये आपकी छोटी सी स्क्रिप्ट है रिगार्डिंग द काशी विश्वनाथ टेम्पल। उसके बाद आपसे ये भी बोला हुआ है भैया कि आपको क्या करना है, राइट लिखना है किसके बारे में? मेथड्स टू प्रिजर्व एंड कंजर्व हेरिटेज साइट एंड स्ट्रक्चर्स। आपको कुछ ऐसे मेथड लिखने हैं जिससे हम, देखो ये आपका काशी विश्वनाथ टेम्पल आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में आपको लिखना है जिससे आप जो हेरिटेज साइट्स है उनको प्रिजर्व कर सकते हो, उनको कंजर्व कर सकते हो, तो आपको वो यहाँ पे लिखना है, तो वो मैंने आपके लिए लिख दिया है। हम कह रहे हैं भैया अगर हमें किसी भी हेरिटेज साइट को प्रिजर्व करना है, हमें उसे कंजर्व करना है इंडिया में, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में देखो। सबसे पहला, हम उस साइट को, उस लोकेशन को हम उसको लीगल प्रोटेक्शन दे सकते हैं कि कोई भी लॉ गवर्नमेंट का उसको तोड़ ना सके, वहां तक पहुंच के उसे खराब ना कर सके। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, तो हमें ऐसे लॉज, क्योंकि लीगल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यानी कि हम ऐसे लॉ बना रहे हैं कि जो बाकी कोई भी, अगर या कोई भी इंसान आ रहे हैं, कोई प्राइवेट कंपनी आ रही कि नहीं नहीं इसको यहाँ पे तोड़ के ना हम कुछ बनाते हैं यहाँ पे अच्छा, तो वो चीज ना हो सके। तो हमें ऐसे लॉ बनाने हैं जिससे अगर अनऑथराइज तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, भैया इस मंदिर को तोड़ के मॉल बनवाया जाए, वो चीज ना हो सके। तो ऐसे डेवलपमेंट ना हो जो कि हमारे भगवान के या हमारे कल्चर के रास्ते में आए। मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ, डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, ये कभी नहीं होना चाहिए कि आप डेवलपमेंट कर रहे हो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाकर। सेम ऐसे ही आप डेवलपमेंट कर रहे हो अपने कल्चर को, अपने इतिहास को नुकसान पहुंचाकर, वो गलत है। तो ऐसे ना हो उसके लिए आप लीगल प्रोटेक्शन करो, लॉ से उस चीज को, उस मॉन्यूमेंट को, उस प्लेस को, उस लोकेशन को आप प्रोटेक्ट करो। साथ हम बोल रहे हैं भैया कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट, जो आसपास लोग रह रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको पता है ना, जो आपने वो पढ़ा हुआ है चिपको मूवमेंट जो 1972 में शुरू हुआ था, उसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। उनमें भी क्या था कि उन्होंने जो आसपास कम्युनिटी थी, जब उसको प्राइवेट कंपनीज तोड़ने आई, जो आसपास की कम्युनिटीज थी उन्होंने उन ट्रीज को हक करके उनको रोका काटने से। तो किसने रोका? वो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट था ना वहां पर, यानी कि गवर्नमेंट ही नहीं, कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर उसको अपने आसपास के एरिया को, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हो। तो अगर कम्युनिटी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकती है, तो सेम वो जो कम्युनिटीज हैं वो हमारे भगवान को, अपने कल्चर को, अपने इतिहास को भी प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तो ऐसे कम्युनिटीज की आपको इन्वॉल्वमेंट करानी चाहिए। तो भैया यहाँ पर कह रहे हैं भैया आपको लोगों को अवेयर करना चाहिए कि भाई ऐसा यहाँ पे होने वाला है। जैसे अभी आपने सुना होगा हैदराबाद समवेयर था वो, कि वो पूरा का पूरा एक प्लेस, एक फॉरेस्ट है, वो तोड़ने वाले थे, लेकिन वहां पे लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट करा, वो नहीं टूट पाया, वो काफी अच्छा था वो, ठीक है। तो वो क्या है, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट है।
और गवर्नमेंट क्या होता है, पैसे के लालच में आगे अलाउ कर देती है, कर दो जी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप लोग अवेयर हो तो वहां पे वही कह रहे हैं, आप लोगों को अवेयर करना, हम जैसे लोगों को, पब्लिक को अवेयर करना, और जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको एंगेज करना, उनको लगाना इस काम में कि वो प्रिजर्वेशन कर सके, ताकि, क्योंकि भाई उनको ये समझाना, अब आप उस अवेयर कैसे करोगे उनको, उनके हेरिटेज की वैल्यू बताओ उनको, भैया ये जो जगह है ये ऐतिहासिक है, इस जगह के कल्चर इंपॉर्टेंस बहुत है, ये बहुत सुंदर है, ये ब्यूटी है, ये भगवान है, उनको अवेयर कर रहे हो आप, ताकि जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो उसको प्रिजर्व कर सके। सेकंड में, उसके बाद मैं कह रही हूँ सस्टेनेबल टूरिज्म। भाई ऐसा ना हो भाई आपको और क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने हेरिटेज साइट्स को। अब देखो जो आपके हेरिटेज, देखो यहाँ पे एक चीज पूछी गई, यहाँ पे ये नहीं बोला कि आपको मंदिर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आपको बोला है हेरिटेज साइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है। हेरिटेज साइट जो है ना, आपके वेस्टर्न घाट्स है वो भी हेरिटेज साइट है, आपका नेशनल पार्क है ग्रेट इंडियन नेशनल पार्क वो भी हेरिटेज साइट्स है। इंडिया में बहुत सारी साइट्स है जो कि वर्ल्ड की हेरिटेज साइट्स है, हमें उन सबको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, वो बताना है। तो देखो आप उसके लिए क्या करोगे, कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट, लॉ से प्रोटेक्ट कर लोगे। साथ साथ अब आप कहोगे भाई बच्चे तो यहाँ पे लोग घूमने आ रहे हैं, तो घूमने आ रहे हैं तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आपको पता है वो हेरिटेज साइट है, वहां पे जगह जगह से लोग घूमने आ रहे हैं, तो आप इस बेसिस पर भी उसको प्रोटेक्ट करो, ताकि आप सस्टेनेबल तरीके से टूरिज्म भी अपना कर सको। टूरिज्म में क्या होता है भैया, वो आपका जो टूरिस्ट सेक्टर है जिसमें अलग अलग देशों से आपकी उस पर्टिकुलर लोकेशन पे लोग घूमने आ रहे हैं, अपने ही देश के, मान लो मैं हूं, हम दिल्ली से, अगर मैं जा रही हूँ हिमाचल प्रदेश, वहां के हिल स्टेशन या किसी हिमालय में जा रही हूँ, तो वो क्या है, वहां पे मैं उसको देखने जा रही हूँ, तो वो टूरिज्म है, वहां का टूरिज्म है, मैं जा रही हूँ घूमने के लिए, जगह को देखने के लिए, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत है। तो ऐसे इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को हमें कम करना है, ताकि सही करना, और हमें टूरिज्म को बढ़ावा देना है। भाई कंजर्व करो, और किस तरीके से कंजर्व कर सकते हो, उसको मेंटेन करो, उसको रिपेयर करोगे, कहीं मंदिर खराब हो गया, उसमें कोई नकाशी खराब होगी तो दोबारा बनवा के देख लो, तो वहां पे सिस्टम है, कुछ अलग चीजें हैं, स्ट्रक्चर खराब हो गया, स्ट्रक्चर को बनवा के देख लो, वो चीजें आप कर लो, ताकि वो जो चीज खराब हो रही है, जो उसका डिट्रोइटेशन हो रहा है, जो खराब हो रही है, आप उसको बचा सको। समझ में आ गई जी, एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट टाइम कह रहे हैं यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसे आप ना फंड्स वगैरह रेज करो, आप फंड रेज करो, इवन आप रिसोर्सेज वगैरह लेकर आओ कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के लिए वो लाए, कम्युनिटी डोनेट करे, बेसिकली गवर्नमेंट कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेकर आए, गवर्नमेंट के थ्रू आप मान लो प्राइवेट कंपनीज हैं वहां पे फंड रेज कर रही हैं। बेसिकली आप जब सब पब्लिक अवेयर होगी, जब हमें उस चीज को बचाना होगा, लीगल प्रोटेक्शन के थ्रू, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के थ्रू, प्राइवेट कंपनीज के थ्रू, पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू, ये सब चीजें करके उसको रिपेयर कराकर, स्ट्रक्चर को रिपेयर कराकर, ताकि क्वालिटी खराब ना हो उसके, ये सब काम करके हम अपने हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व कंजर्व कर सकते हैं। समझ में आगे जी वाली चीज, ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक्टिविटीज वाले पोर्शन में आते हैं, जिसमें आपको बोला हुआ है भैया टीचर्स ने यहाँ पे, हम पढ़ चुके हैं इसको, कि इंडिविजुअल्स के साथ एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं। इसमें पहला वो क्या कर सकते हैं, फील्ड विजिट कर सकते हैं, प्लेसेस नोन फॉर इट्स टेंजिबल लेगेसी, ऐसी जगह जिनको उनकी लेगेसी के नाम से जानते हैं, बहुत सालों से, मतलब सेंचुरीज से वो चीज चलती आ रही है, तो हम उसके बात कर सकते हैं। मान लो कोई पूजा की जगह है, कोई टेम्पल है, कोई पैलेस वगैरह है, उसके यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है भैया, प्लेस जो अपनी टेंजिबल लेगेसी के लिए जाना जाता है, दैट इज आवर सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। दिख रहा है जो कि उड़ीसा में है, ये बहुत सुंदर है। आपको पता है सन टेम्पल है, और वैसी बातें यानी कि सूर्य देव के नाम पर है, उनके उस पर है, उसको उनको डेडिकेटेड है, उसके बारे में पढ़ते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके बारे में आपको पढ़ाना, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, आपका दिल्ली में जो चीजें हैं, या सन टेम्पल है, इन चीजों के बारे में आपको जानना अच्छी बात है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं भैया सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, जो कि एक कैरियट है, जो कि कैरियट का मतलब रथ है बेसिकली, क्योंकि पत्थर का बना हुआ रथ। क्यों बोल रही हूँ रथ, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मतलब एक टेम्पल का स्ट्रक्चर है ये आपको लग रहा होगा ये हॉर्स है, जो कि इस तरह से ना लग क्या रहा है बना इस तरीके से रखा है कि ये हॉर्स है, और इस तरीके से व्हील को खींच रहा है, पीछे वो है, रथ लग रहा है ना पूरा का पूरा। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं जो स्टोन का बना हुआ रथ है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो सन टेम्पल है आपका कोणार्क का, जो कि बहुत अमेजिंग टेम्पल है, इंडिया का वन ऑफ काफी अमेजिंग है। ये उड़ीसा में है, जो कि बे ऑफ बंगाल के पास, आप सबको पता है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ पे आपका उड़ीसा है, और ये आपका बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, ये पूरा का पूरा मतलब बेसिकली, और ये नीचे की आपका इंडियन ओशियन है। ये ज्योग्राफी का पार्ट है, तो इसको हम अभी यहाँ पे कवर अप नहीं करेंगे, जब ज्योग्राफी के पार्ट में आएंगे तब उसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ओके जी, कह रहे हैं कि टेम्पल जो डेडिकेटेड है सूर्य भगवान को, जो सूर्य देवता है, और ये 13 सेंचुरी बनवाया गया था। अभी देखो क्या चल रही है आपकी 21st सेंचुरी,
ठीक है जी, यानी कि आज से 700 साल पहले करीब करीब ये बनवाया गया था। किसके द्वारा? नरसिम्हादेव वन, जो वहां के उड़ीसा में किंग थे, कलिंगा के किंग थे, उनके द्वारा ये बनवाया गया था। क्योंकि उड़ीसा का कई बच्चों को पता होगा पुराना नाम जो है कलिंगा था, अशोका के टाइम पे कलिंगा। ओके जी, तो वो कह रहे हैं भाई क्या चीज है, मैंने आप लिखा भी इस तरीके से, क्या चीज है, क्योंकि आपको बोला होगा आपको बताना है प्लेस के बारे में, तो मैंने यहाँ पे लिखा है भैया कि क्या चीज है जो कि बहुत इसको स्पेशल बनाती है, और जो स्पेशल बना रही है वो है इसकी शेप। आपको दिख रहा होगा बहुत बड़ा सा गिगेंटिक गिगेंटिक स्टोन दिख रहा है, ये स्टोन का कैरियर रथ है ये, जिसमें पता है क्या, अब देखो पिक्चर में सारे तो व्हील्स नहीं आए, लेकिन इस तरीके से 12 व्हील्स लगे हुए, पता है इस तरीके से 12 व्हील्स लगे हुए हैं, एंड 7 हॉर्सेस पुलिंग इट, और ऐसा दिख रहा है कि भाई जो 7 हॉर्स है इस तरीके के, एक हॉर्स यहाँ पे, बाकी अलग अलग जगहों पर इस तरीके से है, मंदिर में इस तरीके से फैले हुए हैं सारे के सारे, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, अलग अलग जगहों पर है। इसमें जो 7 हॉर्स हैं वो इन 12 व्हील्स को खींच रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर जो है पूरा देख के दिख रहा है ना, अगर दूर से एक बार नजर मारो आपको दिखेगा कि लग रहा है कि हाँ जी ये जो है ना एक रथ है, प्रॉपर कैरियोट है प्रॉपर। ठीक है जी, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि बट ये जो व्हील्स है ना ये बताते हैं टाइम, ऐसा कहा, ऐसा मानते थे कि सन डायल है, ये टाइम बताते हैं ये व्हील्स, उस समय के लोगों को काफी मान्यता थी इसको लेकर। कहते हैं द वॉल्स ऑफ द टेम्पल, जो वॉल्स हैं बहुत ब्यूटीफुली कार्व्ड, आपको दिख रहा होगा जो दीवारें वगैरह है बहुत सुंदर है, इवन स्टोरीज से, स्टोरीज है, पता है पहले की जो दीवारें हुआ करती थी ना, आप किसी भी, मतलब मैं कहूँ किसी भी इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर हो, कोई टेम्पल हो, कोई पैलेस हो ना, आप ना उसको जो नकाशी है, नकाशी को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको ये चीज वाकई दिखेगी कि जो उसकी नकाशी है वो बहुत चीज कह रही है, उसमें एक्चुअल में स्टोरीज है। आप देखोगे ना कुछ टेम्पल्स वगैरह है जिसमें हमारी रामायण की नकाशी हो रखी है, जिसमें महाभारत की नकाशी, मैंने एक नकाशी देखी जिसमें जो हमारे हनुमान जी हैं वो लंका में बैठे हुए हैं, अपने सारे पूंछ को लपेट के बैठे हैं ना एक बार, कि पूंछ के ऊपर गोल 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 करके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, वो अंगद जो बैठते हैं इस तरीके से, पैर है उनका, तो वो कुछ चीजें हैं जो एक्चुअल में नकाशी में दिखाई गई हैं। तो वो ये आप जानो पहचानो अपने देश के बारे में तो काफी अच्छा होगा। डांसर्स के बारे में, एनिमल सिंबल्स वगैरह वो सब नकाशी इस पे हो रखी है। आप देखोगे इवन दो सम पार्ट्स ऑफ टेम्पल, भाई आज देखो बहुत समय हो गया, 700 साल हो गए, जिस तरीके से आज आप देखते हो ताजमहल का जो व्हाइट मार्बल था, वो सैंडस्टोन था, जो हम कहते हैं भैया नकाशी जो था वहां पे, उसका पत्थर है वो खराब हो चुका है, वो पीला सा पड़ चुका है, एसिड रेन वगैरह की रीजन से या बाकी पॉल्यूशन वगैरह से आसपास से वो काफी येलो हो गया है, यानी कि जो हमारी उस टाइम की हेरिटेज था वो काफी डैमेज हो गया है। लेकिन फिर भी आप देखोगे स्ट्रक्चर जो आज भी एज इट इज खड़ा हुआ है, और उससे हमें दिखता है कि उस समय पर भी इंडिया का जो आर्किटेक्चर था, आप देख रहे हो ना कितना ज्यादा खूबसूरत था, कितना एडवांस था बेसिकली, है ना, देख रहे हो कितना एडवांस होगा उस समय का स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, बेसिकली जो ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया उस समय के लोगों ने, है ना। अच्छा, कह रहे हैं ये परफेक्ट एग्जांपल है इंडिया का टेंजिबल हेरिटेज का, जिसको आप देख सकते हो। टेंजिबल का मतलब आपको पता है क्या होता है, जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते, टच कर पा रहे हो बेसिकली। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसे आप टच नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ फील कर पा रहे हो, तो वो आपको होता है इंटेंजिबल, और ये है टेंजिबल। ठीक है, कह रहा है आप इससे कुछ सीख भी सकते हो। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, ऑब्वियसली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंपल क्या है कि यूनेस्को कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने बोला एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसी भी चीज को, किसी भी लोकेशन को हेरिटेज साइट डिक्लेयर करती है। क्यों करती है, अब नाम में छुप रहा है, या तो उसकी एजुकेशनल वैल्यू होगी, साइंटिफिक वैल्यू होगी, या कल्चरल वैल्यू होगी, कल्चरल इंपॉर्टेंस होगी, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होगी, बहुत सुंदर होगी, ब्यूटी होगी। इन सब रीजंस की वजह से वो किसी भी साइट को हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर करता है। अब चाहे वेस्टर्न घाट्स हो, चाहे हमारा पार्क हो, चाहे सोमनाथ टेम्पल हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे रेड फोर्ट हो, चाहे कुतुब मीनार हो, ये सब के सब क्या है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको प्रिजर्व करने के लिए यूनेस्को भी बोलता है। समझ में आ गया जी? ठीक है जी, अब देखो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। बोला कि भैया आसपास एक बार ऐसा करो, लोकल म्यूजियम चले जाओ, चाहे साइंस म्यूजियम जाओ, चाहे आर्ट्स म्यूजियम जाओ, चाहे डॉल म्यूजियम जाओ, कहीं भी जाओ, बहुत सारे म्यूजियम्स हैं। कहते हैं आपको पिक्चर्स वगैरह कलेक्ट करने हैं, राइटअप्स वगैरह कुछ लिखनी है आपको बातें ऑन एनी मॉन्यूमेंट, किसी भी मॉन्यूमेंट के बारे में आप लिखो जिसको आप लगता है, और आप ये बताओ कि उसके कुछ यूनिक, बहुत डिफरेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स कौन कौन से हैं, तो वो भी आपको इसमें हाईलाइट करके बताने हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा है भैया कुतुब मीनार के बारे में, मुझे बहुत मन करा था आप लोगों को सन टेम्पल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ताजमहल, इन सब के बारे में बताने का, तो मैंने उन्हीं को यहाँ पे एग्जांपल्स के रूप में लिखा है। कुतुब मीनार की बात करें, टावर दैट टचेस द स्काई, कुतुब मीनार सबसे लंबा 73 मीटर्स लॉन्ग कुतुब मीनार, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। भैया बहुत फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, हम सबको पता है, ये चीज दिल्ली में है ये भी पता है। और कहते हैं बहुत बड़ा टॉलेस्ट ब्रिक का मीनार है, ये ब्रिक से बना हुआ है ना बेसिकली, तो वर्ल्ड में उससे बना हुआ है, तो बहुत टॉलेस्ट है बेसिकली वर्ल्ड का। और कुतुब मीनार है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक्चुअली इसको शुरू किया था, और देखो मैंने ईयर भी मेंशन कर रखा है, 1199 में इसको शुरू किया था।
तो इसलिए इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया, क्योंकि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करा। लेकिन जो उनके बाद जो सक्सेसर्स आए, यानी कि उनके बाद जो किंग बने, उन लोगों ने इसको पूरा जरूर किया था। अच्छा, फिर यहाँ पर कह रहे हैं कुतुब मीनार जो है भैया रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, मार्बल का बना हुआ है, 73 मीटर्स लॉन्ग है, पता है 5 माले हैं, बेसिकली 5 फ्लोर्स इस तरीके से। देखो आपको दिख रही है पिक्चर, ये देखो 1 2 3 4 और 5 इस तरीके, 1 2 3 4 और 1 सेकंड, जस्ट अ सेकंड, एक बार और अच्छे से देख लो, ताकि फिर कि ना हो कि भाई मैम नहीं दिखा हमें। टेंशन ना लो, डोंट फियर व्हेन योर मैम इज हियर, ठीक है। देखो, एक क्या, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, दिख गया? 5 माले की बिल्डिंग है ना, पूरी की पूरी, इस तरीके से कह सकते हो। अच्छा, पता है एक और चीज दिखाती हूँ मैं भी आप लोगों को, जस्ट अ सेकेंड। देखो, बहुत अच्छी लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है एक्चुअली इसके लिए, ये वाली। मैंने यहाँ पे बोला है भैया 5 माले हैं, ब्यूटीफुल बालकनी, सबको पता है, राइटिंग्स वगैरह है। अब अरेबिक राइटिंग क्यों है भैया? क्योंकि एक मुस्लिम ने बनवाई है ये, तो अरेबिक राइटिंग तो होगी ना, क्योंकि मुस्लिम ने बनवाई है, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। और पैटर्न्स वगैरह हैं वो तो मैंने बता दिया, सिंबल्स, पैटर्न, स्टोरीज वो सब वॉल्स पे होती थी, बहुत सुंदर नकाशी होती थी। क्या पता है इसका फीचर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने बोला भैया इसका बेस तो वाइडर है, ये दिख रहा है हमें, ऐसे नीचे से चौड़ा है, ऊपर जाते 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 जो है पतला हो जाएगा। तो इसका बेस चौड़ा है, और जिससे भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिखता है हमें, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल शेप है बेसिकली इसकी। पता है इंपॉर्टेंट लाइन क्या है यहाँ पे, कि जो पहले के जो 3 स्टोरेज है, पहले के जो 3 माले हैं बेसिकली वो रेड सैंडस्टोन के बने हुए हैं, और जो 4th और 5th है वो मार्बल और सैंडस्टोन के बने हुए हैं। अब दिखाती हूँ यहाँ पे, एक सेकंड रुको। देखो, कह रहे हैं कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि जो 3 माले हैं, ये जो है आपके रेड सैंडस्टोन के बने हुए दिख रहे हैं। आई थिंक दिख गया होगा, पिक्चर में क्लियर हो गया होगा कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो ये 3 माले हैं, दिख रहा है रेड रेड कलर के, रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर। और जो ऊपर के ये दोनों है ना, बेसिकली यहाँ पे देखो दिख रहा है हल्का ब्राउन ब्राउन, ये बीच का पार्ट जो इसका व्हाइट भी है, और ये आपका हल्का सा ब्राउन काइंड ऑफ भी है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भैया, कि जो इस नीचे के 3 माले हैं और रेड सैंडस्टोन के बने हुए हैं, इसलिए रेड रेड कलर के दिखते हैं, ये दिख रहे हैं। और दिख रहा है यहाँ पे देखो, पिक्चर में देखो ध्यान से, जो ऊपर के 2 माले हैं ये मार्बल के और सैंडस्टोन के बने हुए हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने ये चीज लिख दी थी यहाँ पे, कि नीचे के 3 जो है किसके, रेड सैंडस्टोन के हैं, और ऊपर के 2 जो है वो सैंडस्टोन और मार्बल के बने हुए हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे कह रहे हैं भैया कुतुब मीनार के पास पता है एक आयरन का पिलर है, ये दिख रहा है आपको, मैंने इसलिए पिक्चर लगा रखी है। ये जो आयरन का पिलर है, ऑलमोस्ट इससे 10% की हाइट है बस इसकी। अगर ये 73 मीटर्स लॉन्ग है, तो ये 7.3 मीटर्स है, 7.2 मीटर्स लॉन्ग का ये है, तो मतलब बहुत छोटा है ऑब्वियसली उसके आगे, लेकिन काफी बड़ा है वैसे। ये आपको पता है 1600 साल पुराना है, और आज तक भी, अब आयरन का पिलर है, आयरन का है, लोहे का है, लोहे पे जंग लगती है, लेकिन पता है आज तक भी इस वाले पिलर पे जंग नहीं लगी है। पता है आपको, आज तक भी इस पिलर पे जंग नहीं लगी। पता है कितनी बड़ी बात है, यानी कि उस समय का आर्किटेक्चर इतना एडवांस था कि आज की आयरन पे जंग लग रही है, उस समय का आज से 1600 साल पुराना बना हुआ आयरन का पिलर है, उस पे आज तक भी जंग नहीं लगी है। और ये दोनों ही चीजें हमें दिखाती है कि इंडिया का जो आर्किटेक्चर था, ये भी दिखाते हैं, ताजमहल भी दिखाता है, रेड फोर्ट भी दिखाता है, ये सोमनाथ टेम्पल दिखा रहा है हमें, बहुत सी चीजें हमारे इंडिया में जो हमें दिखाते हैं कि इंडिया का आर्किटेक्चर, इंडिया का लिटरेचर तो बाकी चीजों से पता चलता है, लेकिन वैसे इंडिया का जो आर्किटेक्चर था वो कितना बढ़िया, कितना रिच, कितना एडवांस रहा है, और हमारे जो बिल्डर्स थे वो कितने क्रिएटिव थे, और जो इतने 100 साल पुराने, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर बनवा रखे। समझ में आ गया जी। नेक्स्ट देखो, बोल रही हूँ आपको प्रिपेयर करने एक एल्बम या रिपोर्ट मान सकते हो आप, जिसमें आपको आर्टिफैक्ट दिखाने हैं, कॉइन्स दिखाने हैं, ट्रेवलर्स बताने हैं, कि बाकी कुछ अकाउंट्स, मान लो कोई ट्रेवलर्स था जो कि हमारे देश में आए हैं। हमने आई थिंक पहले की वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा है कि पहले के जो लोग होते थे वो ऐसे, मान लो चाइना से, मान लो जैसे आपका ऐसे करके इंडिया है, यहाँ पे आपका चाइना है, वो क्या करते थे, चाइना से यहाँ पे आपका चाइना है, तो यहाँ से जो है होकर इस तरीके से पूरा का पूरा चाइना आएगा, तो आपका पार्ट पता है आप लोगों को, तो यहाँ से ऐसे होकर ऐसे अंदर की तरफ जो है यहाँ पे इंडिया में एंटर करते थे। हिंदू कुछ माउंटेन से, ऐसे माउंटेन से आएंगे और यहाँ पे आएंगे इंडिया में। आते क्यों थे इंडिया में? इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडिया के बुद्धिज्म जो लिटरेचर चल रहा था उस टाइम पे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वेद, उनके बारे में जानने के लिए जो उस टाइम पे लोग आते थे, उसी के बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है हमें आर्टिफैक्ट्स और कॉइन्स ट्रेवलर्स पे, उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। क्या बोल रहे हैं भैया इसमें? एक सेकेंड, इसमें चार्जिंग खत्म हो रही है, थोड़ी सी और चल जाएगी, चलो कोई बात नहीं, एक सेकेंड।
हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट भैया मैं क्योंकि रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है हमें, तो हमने पे लिखा हुआ भैया इतिहास का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप पुरानी स्टोरीज के बारे में पढ़ लो, बल्कि इट इज अबाउट डिस्कवरिंग हाउ पीपल लिव दैट टाइम, तो उस समय पे लोग कैसे रहते थे, आप वो भी जानो, वो भी एक बहुत अच्छी चीज है आप, और हमें ये सब चीजें पता चलेंगी आर्टिफैक्ट्स के थ्रू, कॉइन्स के थ्रू, उस टाइम के जो यहाँ पे ट्रेवलर्स थे, जो अलग अलग देशों से जो लोग इंडिया में आते थे, उनसे उनकी लाइफ के बारे में, उनकी रिपोर्ट्स के बारे में पढ़कर हमें उस समय की लाइफ के बारे में, उस समय के कल्चर के बारे में, ट्रेड के बारे में और रूलर्स के बारे में पता चलेगा। तो इसलिए हम कहते हैं इतिहास को पढ़ना चाहिए। अब देखो बात कर रही हूँ आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो ट्रेजर्स उस टाइम की, बेसिकली वो चीजें, थिंग्स मेड एंड यूज बाय द पीपल। आर्टिफैक्ट का मतलब क्या है, जो चीजें उस समय के लोग बनाते थे, उस समय के लोग उसको यूज करते थे, उन्हीं चीजों को, चाहे वो समय का कुछ लिखने की चीज हो, चाहे वो एक रखने की चीज हो, चाहे वो मटका हो, कुछ भी हो, तो वो सब क्या आर्टिफैक्ट है, जिसको उस समय के लोग जो है उस चीज को यूज करते थे और उसको बनाते थे खुद ही, तो वो आपके हैं आर्टिफैक्ट्स। तो उसमें टूल्स हो सकते हैं, आपके वेपन्स हैं, पोर्ट्स हैं, ज्वेलरीज है, टॉयज है, कुछ भी है। जैसे आपको दिखा रखा है, पता है ये मैंने एक पिक्चर निकाली है, ये मोहनजोदारो, आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, मोहनजोदारो जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन थी इंडिया की, वहां पे एक डांसिंग गर्ल का ऐसा स्टैचू सा बना रखा था ये, जिसमें दिखा रखा है। अब इससे स्टैचू से आपको देखकर ये पता चलेगा कि कितने उस समय के लोग जो है मेटल से चीजें बनाने में कितने स्किल थे। आप देखोगे उस समय के लोग जो है क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमें उन सब चीजों से कुछ ना कुछ चीजें पता चलती हैं। तो ये मैंने एक पिक्चर जस्ट यहाँ पे लगा दी थी कि हाँ जी आपको पता लगे कि जो हमारे उस समय के लोग थे वो मेटल से भी कितने अच्छे ऑब्जेक्ट जो है बनाना जानते थे। मोहनजोदारो की बात कर रही हूं मैं, तो यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि 1900 बीसी के आसपास तो खत्म होनी शुरू हो गई थी, तो चल तो वो कब से रही थी, 3300 2700 बीसी के आसपास चल रही थी, बहुत हजारों साल तक वो चली थी। अच्छा, फिर देखो बात करें अगर कॉइन्स की, पता है कॉइन्स देखकर ना हमें पता चलता है वहां के राजा के बारे में भी, वहां के राजा के बारे में, वहां पे ट्रेड कैसा होता था, हमें इसके बारे में पता चलता है। अब ट्रेड के बारे में कैसे पता लगेगा, ट्रेड के बारे में कैसा लग रहा है भाई, मान लो यहाँ का कॉइन है इंडिया का, वो कॉइन अगर हमें अफ्रीका पाया गया है तो हमें पता लगेगा अच्छा यानी कि वहां पे ट्रेड भी होता था उस समय पे, अब ट्रेड हुआ है तभी तो इंडिया का कॉइन अफ्रीका में मिला है ना, तो हमें कॉइन से पता लगा कि हाँ जी ट्रेड होता है। साथ साथ हमें कॉइन से पता लगेगा वहां उस टाइम के किंग के बारे में। अब देखो किंग के बारे में कैसे, मान लो ये पता है आपका गुप्ता कॉइन्स था, गुप्ता यानी कि जो आपकी वो थे हर्ष चंद्रगुप्त मौर्य, जो पूरी डायनेस्टी आई थी, पूरे वंशज था उनका। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, पापा के बाद बेटा, फिर बेटा, फिर बेटा, फिर बेटा, जो चलता रहता है वाला सिस्टम, उसे आप बोलते हो डायनेस्टी यानी कि वंशज, उसी की बात कर रहे हैं। आपको जो गुप्ता कॉइन्स है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बाद अलग अलग यहाँ पे किंग्स आए थे, उनकी पता है उनके कॉइन्स पे ना एक्टिविटी होती थी, मान लो हॉर्स राइडिंग की एक्टिविटी हो गई, आर्चरी हो गई जो निशान लगाने वाली होती है, ये एक्टिविटी होती थी। अगर आपको ये वाला जो कॉइन है गुप्ता किंग का, अगर ये आपको कहीं मिल जाए किसी और कंट्री में, तो आप समझ जाओगे कि पहली बात तो जो कॉइन है गुप्ता का है, यानी कि ये कॉइन कब का है, जब गुप्ता एम्पायर था हमारे इंडिया में हमारे। ऑल्सो अब ये कॉइन पाया गया अफ्रीका में, यानी कि उस समय पे ट्रेड भी होता था, तो यानी कि हमें कॉइन से ट्रेड का और किंग का दोनों का ही क्लू हमको मिलता है। तो कॉइन हमें किंग के बारे में बताता है, किंगडम के बारे में बताता है। अब जो किंग होगा उसका रिलीजन क्या होगा हमें वो पता चल जाएगा उस चीज से, ट्रेड के बारे में पता चलेगा, और अगर हम उसकी डेटिंग करेंगे ठीक है तो हमें उसके डेट के बारे में भी पता चल जाएगा। ठीक है जी, हमने ये देख लिया जैसे कि हमको गुप्ता कॉइन्स के बारे में पता चला। ओके अब अगर बात करूं मैं ट्रेवलर्स की, जो टाइम पे लोग जो है इंडिया में आते थे, ट्रेवल करते थे, तो अब ट्रेवलर को अगर हम देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि बाहर के जो लोग थे वो इंडिया के बारे में क्या सोचते थे, वो यहाँ पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, वो इंडिया को किस नजर से देखते थे, बेसिकली हमको वो यहाँ से पता चलेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ 3 यहाँ पे ट्रेवलर्स लिखे हैं, आप चाहो तो अपनी कॉपी में 1 या 2 भी मेंशन कर सकते हो, वट एवर यू लाइक। जैसे कि आप मान लो मेगास्थनीज जो कि ग्रीस से आए थे, ये भी काफी अच्छे थे, और ये एक्चुअली आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी विच वाज नेम इंडिका, जिसमें उन्होंने कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे लाइफ कैसी है वहां के लोगों की, वहां पे लोगों की फ्रीडम कैसी है, वहां पे लोगों के पास पैसा कैसा है, हर एक चीज के बारे में उन्होंने लिखा हुआ था। तो वो थे आपके मेगास्थनीज। फैहियान आए थे जो कि चाइना से आए थे, और ये गुप्ता पीरियड में आए थे ये भी, और कह रहे इन्होंने भैया उस समय पे लोगों की लाइफ जो है कितनी पीसफुल है। ऑल्सो फैहियान को और वेनसांग को, इन सबको ना बुद्धिज्म जैनिज्म के से बहुत इंटरेस्ट था, तो इन लोगों ने इन सब के बारे में भी लिखा था, बुद्धिज्म के बारे में, वहां पे लोगों के रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में। हुएनसांग ने पता है अपने मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा उनको, हुएनसांग के बहुत सारे है ना, तो कितने मेंशन करती हूँ मैं। हुएनसांग ने अपने रिपोर्ट में बता रखा था कि भाई यहाँ के लोग जो 80% लोग बुद्धिज्म बोलते हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि और लैंग्वेज यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं और रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, कई लोग जो है पर्शियन लैंग्वेज बोलते हैं।
अलग अलग जो है सबने अपने अकॉर्डिंग जो है अपने रिपोर्ट्स वगैरह को प्रिपेयर किया था, उनको बना रखा था। मार्को पोलो भी आए थे इटली से। मार्को पोलो कौन थे? एक्सप्लोरर थे, तो सब काफी बच्चों को पता होगा। इन्होंने एक्चुअली साउथ इंडिया के बारे में लिखा था कि साउथ इंडिया कितना रिच है, वहां कल्चर कितना रिच है और लोगों के पास पैसा बहुत सारा है। उन्होंने इसके बारे में यहाँ पे लिखा था। तो बेसिकली ये जो अकाउंट्स होते हैं ये हमको बताते हैं कि उस समय के जो इंडियन रूलर्स थे वो अपने बारे में क्या कह रहे हैं वो ना बताकर, बल्कि हम जो जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, तो उस समय ये पता चलता था जो आपके ट्रैवलर्स का अकाउंट से। कॉइन से हमको पता लगा कि किंग कौन था, का उसका पीरियड कौन सा था, उसका फिर ट्रेड हुआ है नहीं हुआ। आर्टिफैक्ट से हमको पता लगा उस समय के लोग क्या यूज कर रहे थे, क्या खुद बना रहे थे, क्या बाहर से आ रहा था, हमको वो सब चीजें पता चलती है। तो कंक्लूजन हमने यहाँ पे क्या लिखा है भैया? आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स और ट्रैवलर्स। पता है राइट, मैंने बहुत सोच के लिखी, बहुत एक बार आर्टिकल से, कि ये तीनों ही चीजें पता है क्या है? दे आर लाइक विंडोज टू द पास्ट। इसका मतलब पता है क्या है? कि ये नहीं खिड़की है, खिड़की से मेरा कहने का मतलब क्या है, एक तरीके से आर्टिफैक्ट्स भी, कॉइन्स भी, ट्रैवलर्स भी, इसका ये हमें क्या दिखा रही है बेसिकली, ये एक विंडो है पास्ट में झांकने के लिए। क्या आप जैसे कि बिल्कुल आप इन चीजों को आप पढ़ रहे हो ना, आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है जैसे आप खुद इतिहास में झांक के देख रहे हो, आपके सामने इतिहास है, बस आप उसे विंडो से झांक के देख रहे हो। तो मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आप इसको जरूर यहाँ पे मेंशन करा है कि भाई आर्टिफैक्ट्स, कॉइन, ट्रैवलर जो भी है ये हमको बताते हैं पास्ट के बारे में, जैसे कि हम खुद उसको झांक के देख रहे हैं, अभी हमारे सामने वो सब चीजें हो रही हैं। बहुत रियल और यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इससे एंशिएंट इंडिया के बारे में। और जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहास को पढ़ते हैं, वो इसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ताकि अपनी हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से जान सके। एंड ये आपकी सब चीजें कंप्लीट हो गई। अगर बात करें हम क्विज की, दैट इज असेसमेंट पार्ट की, उसमें देखो क्या बोल रहे हैं, जो आपका गोल्डन टेम्पल है वो कौन सी सिटी में है? कहाँ पे है गोल्डन टेम्पल? आपका अमृतसर में। अगर आपसे पूछो ग्वालियर फोर्ट कहाँ पे, दैट इज इन मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पे, तो वाराणसी में। इसको याद रखना। सोनार्क, सॉरी सोनार्क कह रही हूँ, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वो कहाँ पे? उड़ीसा में है। इस तरीके से आपको याद रखना है। रेड फोर्ट दिल्ली, ठीक है, बनवाया किसने? अलग अलग नाम है उन सबके। ताजमहल किसने बनवाया था? आपका भैया आपके शाहजहां ने बनवाया था मुमताज की याद में। आपसे पूछा जाए अगर क्या आपने एक और, हमने कौन सा पढ़ा है अभी, एक सेकेंड जस्ट, तो आप अभी हमने एक और पढ़ा था ना, रेड फोर्ट हो गया हमारा, कुतुब मीनार वो किसने बनवाया? हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने बनवाया, ऐबक ने बनवाया, ठीक है, तो इन लोगों ने बनवाया। अगर बात करूं मैं ग्वालियर फोर्ट, अच्छा पूछ भी रखा है, ग्वालियर फोर्ट कहाँ पे? दैट इज इन मध्य प्रदेश में है। एक सेकेंड जस्ट सेकेंड, डोंट गेट कंफ्यूज प्लीज। तो ये अमृतसर है इसका आंसर, इसका आंसर आपका मध्य प्रदेश है। फिर कह रहे हैं भैया काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास कौन सी नदी है? तो हम कह रहे हैं कौन सी नदी है? वो गंगा नदी है, ठीक है जी। अब आपसे बोला हुआ है आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, तो आप प्रोजेक्ट बनाओ, उसमें बताओ कि भाई कौन से, आप मान लो अब वैसे हमने कई सारी रिपोर्ट के बारे में पढ़ लिया, आप किसी भी एक हिस्टोरिकल प्लेस पे एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हो, एक प्रोजेक्ट उसमें बना सकते हो कि लोकेशन क्या है उसकी, वहां पे कैसे आ सकते हैं, कौन कौन आता है, कितने लोग आते हैं, कितना परसेंट जो लोग वहां पहुंचते हैं, क्या वहां पे इनकम का क्राइटेरिया है, क्या सॉरी इनकम का सोर्स क्या है, तो आप सब चीज वहां पे उसके बारे में लिख सकते हो। और आपको कुछ मान लो सिग्निफिकेंस बतानी है, मान लो जो ऑडियो विजुअल मटेरियल के ऊपर कि किस तरीके से आप मान लो कहीं भी आप जगह पे गए हो तो वहां पे आपको बताना है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए, क्या उसमें अच्छा लगा आपको, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। ऑल द मैंने यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे चीज लिख रखी थी कि भाई आपसे पूछा हुआ है ना अगर, कि अगर आपसे एक क्वेश्चन आ जाए कि भैया लोकल हिस्टोरिकल जो प्लेसेस है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपको उसके बारे में पूछ लिया, तो मैंने यहाँ पे लिखा है भैया वो जरूरी इसलिए है, जो लोकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो सब जरूरी क्यों है? क्योंकि वो किसी भी रीजन की हिस्ट्री को, किसी भी रीजन के कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, और जिससे इवन हमको इतिहास के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, एक एजुकेशनल रिसोर्स के रूप में काम करते हैं, जो हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उस समय की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को, और हम लोगों के अंदर एक यूनिटी की, एक एकता की जो है सेंस बनाते हैं। तो अगर आप ये किसका आंसर है, ये नॉट इस प्रोजेक्ट का आंसर नहीं है, बल्कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया कि आपको लोकल मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है, व्हाई टू प्रिजर्व लोकल मॉन्यूमेंट्स, तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे लगा आपको ये पता होना चाहिए, तो मैंने आपको उसका आंसर आप लोगों को लिखवा दिया। ओके जी, तो आप लोगों का देखो जो आपका पार्ट 1 है इसका थीम बी का कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 में जो आपका थीम बी का रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूमिस्मैटिक्स, लिटरेरी, एपिग्राफी, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, आर्टिफैक्ट्स, ट्रेवल अकाउंट्स, प्राइवेट पेपर्स, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके नोट्स वगैरह आपको लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को। एंड थैंक यू सो मच प्रीवियस वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आगे वाली वीडियोस को भी ऐसे प्यार दो, और
साथ साथ हम 2 हफ्तों में इस वाले आपका जो पूरा का पूरा थीम डी तक है सबको कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों को पता है आपको नोट्स के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का आप ज्वाइन करो, वहां जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका थीम बी का पार्ट नंबर 2। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।